द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थी तैयार हो जाइए आज का अपना प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए। तो चलिए फटाफट हम लोग अपने सामान्य ज्ञान के 50 नंबरों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में जो हमारा पहला प्रश्न है उसमें लिखा गया है, केंद्र और राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिश के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये समिति थी, 1970 में तमिलनाडु सरकार के द्वारा बनाया गया था और इसका विकल्प ए हमारा सही रहेगा, पी राजा मन्नार। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर पर, सोनभद्र जिला कितने राज्यों को स्पर्श करता है। और सोनभद्र का जो बॉर्डर है वो कितने राज्यों को स्पर्श करता है ये आपको बताना है। विकल्प आप फटाफट पढ़ते जाइए और जल्दी से जल्दी सारे प्रश्नों का आंसर बताते जाइए। अगर आप लाइव देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहिए। तो दूसरे नंबर के प्रश्न का हमारा विकल्प सी सही रहेगा। सोनभद्र जो जिला है वो 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पर, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। तो महिला साक्षरता की दर सबसे कम कहाँ है भैया, सबसे कम आपका श्रावस्ती में है, विकल्प सी आपका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, यहाँ पर आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर के प्रश्न पर। इसमें लिखा है, यूनेस्को ने हाल ही में किस भारतीय राज्य के गांव को देश में पहली बार सुनामी रेडी के रूप में घोषित किया है। तो यूनेस्को ने सुनामी रेडी किस राज्य को घोषित किया है, यहाँ पर आपका विकल्प डी केरल बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। हजारों बार ये प्रश्न आप पढ़ चुके होंगे। ओजोन परत जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में पाई जाती है, विकल्प बी आपका सही रहेगा। 7वें नंबर पर चलते हैं, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अम्लीय वर्षा निम्न विकल्पों में से किसके कारण होती है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल इसका आंसर सही रहेगा। भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी किसके द्वारा रेगुलेट यानी कि नियंत्रित की जाती है। तो अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को नियंत्रित करना है तो ये संस्था का क्या नाम होगा, यही आपको बताना है। 8वें प्रश्न में सेबी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर के प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन वैश्विक वित्तीय पद्धति प्रणाली के लिए नगद तरलता प्रदान करती है एवं पूंजी बाजार को वित्तीय बाजार बनाती है। तो ये परिभाषा है, परिभाषा के आधार पर बताना है ये किस के अनुसार फिट बैठेगा, किस विकल्प के अनुसार फिट है। तो यहाँ पर आपका विकल्प सी मुद्रा बाजार बिल्कुल सही रहेगा। अर्थशास्त्र का बहुत ही खतरनाक सा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग किसके उदाहरण हैं। तो कंप्यूटर का ये प्रश्न है, कंप्यूटर में मुझे कोई नॉलेज है नहीं, तो ये 4 विकल्प में आप देख लीजिए। 10वें प्रश्न में आपका विकल्प सी सही रहेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं अपने 11 नंबर के प्रश्न पर। तो 11 नंबर के प्रश्न में लिखा गया है, इनमें से कौन सा एक कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है। तो कौन सा कनेक्टिंग डिवाइस नहीं है, 11 नंबर में विकल्प डी ये सभी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, ये पर्यावरण का बहुत ही फेमस प्रश्न है, किससे संबंधित है। तो 12 नंबर में विकल्प बी रहेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। आगे बढ़ते हैं अपने 13 नंबर के प्रश्न पर और 1 मिनट का समय लीजिए। हाँ, 13 नंबर के प्रश्न में लिखा है, भीमराव अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्टेडियम अयोध्या में है। ये स्टेडियम पूरा बना नहीं है, नाम तो इन्होंने इतना बड़ा सा रख दिया है, लेकिन ये स्टेडियम अभी निर्माणाधीन है। यहाँ पर कोई स्पोर्ट कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है। ये अयोध्या मेरा गृह जनपद है, बहुत ही बेकार सा सड़ा सा स्टेडियम है। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर।
कभी कभी छोटी छोटी बातें भी कर लेनी चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? तो इतने बड़े प्रश्न में आपको सिर्फ इतना बताना है कि वयस्क मताधिकार के बारे में किस आर्टिकल में लिखा है। तो इसके लिए आपका आर्टिकल 326 यानी विकल्प पहला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर पर, परिवहन, संचार और वाणिज्य किसके अंतर्गत आते हैं? तो अर्थशास्त्र में आपको बताना है कि परिवहन, संचार और वाणिज्य किस प्रकार के उद्योग हैं। तो ये जो तीनों होते हैं सेवा क्षेत्र से संबंधित होते हैं, और जो सेवा क्षेत्र होता है वो तृतीयक मतलब टर्सरी कंडीशन में आता है, तृतीयक गतिविधियां होती हैं, यानी तृतीयक स्तर के ये उद्योग माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर पे, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर लिया गया है? तो उसका क्या नाम रहेगा? इसका विकल्प ए सही होगा, उसका नाम है सुजीत। आगे बढ़ते हैं, पेटा इंडिया ने निम्न में से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? तो उस अभिनेता का क्या नाम है? यहाँ पर 2020 में सबसे फेमस कौन था? 2020 में सबसे फेमस थे सोनू सूद, विकल्प सी यहाँ पर सही रहेगा। 18 नंबर चलते हैं, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के उद्देश्य से 80 करोड़ डॉलर से अधिक की लागत वाली कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो 18 नंबर में आपका विकल्प डी सही रहेगा, 4 परियोजनाओं को मंजूरी दिया है। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के पृष्ठ पर, नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका जो विकल्प रहेगा विकल्प बी सही होगा, विजन 2035 के नाम से ये श्वेत पत्र जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 20 नंबर के पृष्ठ पर, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीता है? तो ये अवार्ड किसने जीता है? ये अवार्ड जीता है विकल्प ए रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जो हड़प्पा कालीन लिपि थी उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, यही आपको बताना है। तो हड़प्पा कालीन लिपि के बारे में ये 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो 21 प्रश्न में आपका जो विकल्प पहला वाला रहेगा ए, ये चित्रलेख लिपि थी, ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी ये तीनों जो कथन हैं बिल्कुल सही हैं। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर पे, चोल अभिलेखों यानी चोल साम्राज्य से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार किसको गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि कहा जाता है? तो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि किसे कहा जाता है चोल साम्राज्य में? तो 22 नंबर में आपका विकल्प ए बेल्लन बगाई बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुछ स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कौन अवशोषित करके किसमें ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और आधा भाग पृथ्वी का लगभग आधा भाग ये होना चाहिए। बचपन से हम लोग पढ़ते हैं कि ये काम पेड़ पौधे करते हैं, लेकिन पेड़ पौधे नहीं करते हैं। सर्वाधिक मात्रा में जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वह शैवाल के द्वारा होता है। ठीक है, और लगभग कितना होता है? लगभग आधे भाग का जो उत्पादन होता है वह शैवाल के द्वारा होता है। विकल्प सी यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, टिड्डी, तितली, बिच्छू और झींगा ये सभी किस वर्ग में आते हैं? तो ये सभी विकल्प सी आर्थ्रोपोडा वर्ग में आते हैं। आगे बढ़ते हैं, धूपगढ़ की जो चोटी है वो किस पर्वत पर है? तो धूपगढ़ की जो चोटी है वो सतपुड़ा पर्वत पर है। विकल्प ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 26 नंबर पर चलते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ये शासकों के नाम दिए गए हैं, उनसे संबंधित जगह का नाम है, इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है यही आपको बताना है। तो 26 नंबर में जो पहला विकल्प है चांद बीबी, ये कहाँ की थी? अवध की हैं, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत लिखा गया है। बाकी सारी जोड़े आपके बिल्कुल सही। तो अगले प्रश्न में हमारा लिखा गया है, अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? विकल्प को ध्यान से देख लीजिए। इसमें आपका विकल्प सी सही रहेगा, स्क्रेवेंजर इस नाम से जाना जाता है अन्य मृत जंतुओं पर जीवन को निर्वाह करने वाले प्राणियों को। आगे बढ़ते हैं, किसी जगह के फ्लोरा और तथा फौना किस बात की सूचना देते हैं?
तो 28 नंबर में विकल्प ए सही रहेगा, पेड़ पौधों और जंतुओं के बारे में फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। 29 नंबर पर चलते हैं, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो उस केस का क्या नाम है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था? तो ये बहुत ही फेमस केस है। यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा, केशवानंद भारती केस, ये यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर है। विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। 31 नंबर पर चलते हैं, केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है? तो यहाँ पर आपका विकल्प बी आर्टिकल 368 से 281 के बीच में आर्थिक संबंधों की विवेचना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। अब 32 नंबर में आपके रीजनिंग के प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें जो सादृश्यता यानी कि समानता ढूंढना है। इसका जो संबंध यहाँ पर होगा उसी तरह इसका संबंध आपको ढूंढना है। तो इस प्रकार के हम लोग अनेकों प्रश्न कर चुके हैं। हम लोगों ने टोटल 20 प्रैक्टिस सेट खत्म किए हैं रीजनिंग के, उसको आप देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इससे आप संबंध आराम से निकाल सकते हैं, फिर इसका आप संबंध आराम से निकाल सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। विकल्प ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आप लोग काम ये करिए कि वीडियो को पॉज करके इस प्रश्न को अभी सॉल्व कर लीजिएगा। 33 नंबर पर चलते हैं। 33 नंबर में हमारा कथन को ए से रिप्रेजेंट किया गया है और इसका जो कारण है उसको आर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, अब इस प्रश्न को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर प्रश्न को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं। कथन में कहा गया है मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। बिल्कुल सही है, मछली का शरीर धारा रेखीय होता ही है। और कारण में क्या कहा गया है? धारा रेखीय शरीर जो है मछली को तैरने में मदद करता है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कथन की स्पष्ट व्याख्या कारण कर रहा है। तो ये कहाँ से मैच हो रहा है? ये मैच हो रहा है विकल्प ए से। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही कारण बता रहा है। तो इस प्रकार इसमें विकल्प ए आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 34 नंबर के प्रश्न पर। और 34 नंबर का प्रश्न आपका बाइनरी नंबर का प्रश्न है। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व नहीं करते हैं। अगर आपको बाइनरी नंबर आता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए वीडियो पॉज करके, नहीं तो हम लोग इसको बाद में सॉल्व करेंगे। जब लोग बाइनरी नंबर के वीडियो आपको बना देंगे तब उसको बाद यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। इसका विकल्प बी सही रहेगा। 35 नंबर चलते हैं। 35 नंबर में क्या करना है? जो तीनों से भिन्न है इसको आपको बताना है। तो इन तीनों को चेक कर लीजिएगा भैया। अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न है। इन तीनों में एक क्रम बनेगा, एक इससे डिफरेंट होगा। जो डिफरेंट होगा आप उसको बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपका जो 35 नंबर का प्रश्न रहेगा विकल्प बी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 36 नंबर पे। 36 नंबर का प्रश्न भी बहुत आसान है, रीजनिंग का प्रश्न है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके। यहाँ पर आपका विकल्प डी बिल्कुल सही रहेगा। और कैलेंडर का प्रश्न आपके 37 नंबर में है। कैलेंडर के हज़ारों प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं 20 प्रैक्टिस सेट में। उसको आप देख लीजिएगा, बहुत आराम से आप इसे कल सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर विकल्प सी सही रहेगा। और 38 नंबर के प्रश्न में, इस प्रैक्टिस सेट में ये प्रश्न हमेशा आ रहा है। ये कक्षा 6 और 7 में एक्स का मान निकालना आपको सिखाया जाता है। इस समीकरण को सॉल्व करके एक्स का मान निकाल लीजिएगा। 38 नंबर में आपका विकल्प सी बिल्कुल सही रहेगा। जो एक्स का मान आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। और 39 नंबर में फिर वही अंग्रेजी वर्णमाला का प्रश्न मिला है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। पुरानी रीजनिंग की वीडियो देख लीजिएगा। 39 नंबर में आपका विकल्प ए बिल्कुल सही रहेगा। तो रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, नहीं तो उससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी बन जाती है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने 40 नंबर के प्रश्न पर। 1 मिनट का समय दीजिए। हाँ, 40 नंबर के प्रश्न में हमें जोड़ा मिलाना है, तो पहले हम लोग जोड़ा मिला लेते हैं, बाद में इसका हम लोग विकल्प देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है यही आपको बताना है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, ठीक है। बेरीनाग सोता से झेलम नदी निकलती है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। छोटा नागपुर के जो पठार है उससे स्वर्ण रेखा नदी निकलती है। यानी कि सीधा सीधा क्रम दिया गया है 1 2 3 4 हमारा विकल्प रहेगा। 1 2 3 4 कहाँ पर लिखा है? विकल्प बी में लिखा है। इस प्रकार विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं अपने 1 मिनट 41 नंबर के प्रश्न पर। 41 नंबर के प्रश्न में एक कथन दिया गया है। कथन में कहा गया है राजनैतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकारती है। यह किसने कहा था?
तो लंबा चौड़ा स्टेटमेंट है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प ए बिल्कुल यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 42 नंबर में आपका विकल्प बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बिल्कुल सही रहेगा। 43 नंबर पर चलते हैं, कंप्यूटर में जहाँ एसेसरीज जोड़ी जाती है उसको क्या कहा जाता है? 43 नंबर में जहाँ पर हम लोग प्लग उलग कुछ जोड़ते हैं उसको हम लोग पोर्ट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 44 नंबर के प्रश्न पर, और 44 नंबर के प्रश्न में लिखा है, भारत ने सितंबर 2020 में किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेटी सेवा की शुरुआत किया है? तो ऐसा मालदीव के साथ किया गया है, विकल्प बी बिल्कुल सही रहेगा। अनुशंसी नगर इन 4 विकल्पों में से कौन सा है? तो अनुशंसी नगर विकल्प ए गाजियाबाद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो सॉफ्टवेयर के मामले में उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर जो शहर है वो है नोएडा, विकल्प सी आपका बिल्कुल सही रहेगा। हर घर जल वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हर घर में जल उपलब्ध कराने वाला देश का जो पहला राज्य है वो विकल्प बी गोवा आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे एक पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक का नाम है इग्नाइटिक माइंड्स। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं, कल्हड़ ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है राज तरंगिणी। ठीक है, कभी कभी उच्चारण गलत हो जाता है, सॉरी। ये किससे संबंधित है? तो हजारों बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि राज तरंगिणी जो है वो कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। 50 नंबर पर चलते हैं और ये आज का आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? यानी कि जब मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट आती है तो उसमें किस तथ्य को शामिल नहीं किया जाता है? तो 50 नंबर में आपका विकल्प सी सामाजिक असमानता, इस तथ्य को शामिल नहीं किया जाता है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट बनाते समय। तो इस टोटल प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जिसमें रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ दिया है। आप रीजनिंग के प्रश्नों के लिए PDF डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल में जाके, और आराम से उस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप सभी लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा यदि कोई मित्र आपके जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। यदि कोई आपको दिक्कत हो, परेशानी हो, किसी प्रश्न का जो आंसर है वो गलत हो गया हो, तो इन सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले प्रैक्टिस सेट में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।